नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर के लिए हम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो बच्चों 100% आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो हमें ज्ञात करना है संगत चाप की लंबाई और चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कोण है चाप द्वारा, चाप ए बी द्वारा बना कोण है, तो वो क्या है बच्चों 60 अंश है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो चाप की हमें लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसका जो कोण है वो 60 अंश है। चाप की लंबाई बच्चों जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, तो चाप ए बी की लंबाई हमें यहाँ निकालनी है। संगत का मतलब है कि इस लघु चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुणा 2πr। ठीक है, क्योंकि परिधि का ही एक भाग होता है चाप बच्चों। ये थीटा आपको यहाँ बच्चों 60 दिया हुआ है, 60 बटा 360 गुणा 2 पाई का मान 22/7 और आर होगी बच्चों 21। इससे कैंसिल हो जाएगा 6 बार और 7 से 21 ये 3 बार हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 22। देखिए 3 गुणा 2 यहाँ 6 गुणा 22/6, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो चाप की लंबाई आ जाएगी कितनी 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बच्चों 22 सेंटीमीटर होगी। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, यानी कि चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड होगा बच्चों ये ओ ए, यहाँ मान लीजिए सी, ओ ए सी बी, ये आपका त्रिज्याखंड है। ठीक है, त्रिज्याखंड यानी कि लघु त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही लगा दे, उसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको यहाँ पर 60 दिया है बटे 360 गुणा पाई का मान बच्चों रख दीजिए 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या है, स्क्वायर है तो यानी कि 21 गुणा 21 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 बार हो जाएगा। 7 से 21 यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। 22 गुणा 3 66 गुणा 21/6 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 6 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। तो आपके पास बचा 21 एकम 21, 21 और 2 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। अगर बच्चों यहाँ पर हमसे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो ये तो लघु त्रिज्याखंड है, दीर्घ हो जाएगा इसको छोड़कर बाकी सारा भाग। ठीक है, तो इसके लिए एंगल ये निकाल लेंगे हम, 360 में से 60 घटा देंगे तो इसका एंगल आ जाएगा 300 दीर्घ त्रिज्याखंड का। और फिर हमें जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही सूत्र लग जाएगा, बस थीटा आपको वहाँ पर 300 रख देना है बच्चों। ठीक है, दोनों ही प्रकार से पूछा जाता है तो आपको वैसे ही निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो एपी जब समांतर श्रेणी की बात करता है तो बच्चों हम उसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद को ए मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, प्रथम पद ए मान लेंगे और इसका जो सर्वांतर है, सर्वांतर को बच्चों यहाँ पर हम डी मानते हैं। ठीक है नहीं, अब हमें यहाँ पर पहली कंडीशन में क्या दिया है कि चौथे और 8वें पदों का योगफल। तो चौथा जो पद होगा यानी कि चौथा पद और प्लस 8वां पद, इनका योगफल बच्चों दिया है हमें 24। ठीक है, अब चौथा पद होगा आपको पता है ए प्लस कितना होगा 3d। ठीक है, और 8वां पद होगा बच्चों, एक कम करके लिखते हैं 8वां, तो a प्लस 7d, तो बराबर 24 दिया हुआ है। तो a और a कितना हो गया बच्चों 2a और 7d और ये हो गया 3d यानी कि 10d बराबर 24।
या पूरे इसको अभी 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 5d बराबर आ जाएगा बच्चों 12। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया बच्चों, ठीक है। अब अगर हम a का मान निकालेंगे, a बराबर 12 है, माइनस इसको ले आएंगे इधर माइनस 5d। तो यहाँ पर बच्चों हमने a का मान निकाल लिया है कि a बराबर आ गया 12 माइनस 5d। अब सेकंड शर्त में क्या दिया है, अब आगे दिया है बच्चों छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो छठा पद और प्लस इसके बाद है 10वां पद। तो ये बराबर दे रखा है बच्चों यहाँ पर 44। छठा पद और 10वां पद, छठा पद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना, a प्लस 5d, ठीक है। और 10वां पद हो जाएगा a प्लस 9d यानी a प्लस 9d। एक कम करके लिखते हैं nवां पद जब निकालते हैं, ठीक है। अब a और a यानी कि बच्चों 2a हो गया और 9 और 5 हो गया बच्चों यहाँ पर 14d बराबर 44 हो गया। फिर 2 से भाग दे दीजिए पूरे समीकरण को, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 7d बराबर कितना हो गया 22। यानी कि बच्चों हो गया 2 से भाग देने पर। अब हमने a का जो मान है बच्चों तो ऊपर निकाल लिया है 12 माइनस 5d, तो a की जगह रख देंगे 12 माइनस 5d और प्लस 7d। a का जो मान है जहाँ a आया है वहाँ पर हमने 12 माइनस 5d यहाँ पर रख दिया है बच्चों, ठीक है नहीं। अब 7 में से 5 गए तो यहाँ बचेगा बच्चों 2d बराबर 12 इधर ले आएंगे तो 22 माइनस 12 हो गया। तो यह 2d बराबर कितना बचा, 10 बच गया बच्चों। 2d का मान 10 हो गया तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि सर्वांतर जो है हमारा वो 5 आ गया है। अब क्योंकि ऊपर हमने निकाला है कि a बराबर 12 माइनस 5d है हमारे पास, ठीक है। समीकरण जो एक निकल के आया है हमारा, तो a बराबर तो 12 माइनस 5d का मान हमारे पास कितना आ गया 5। तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 5 पंजे 25। तो a की वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि यहाँ बचेगा बच्चों माइनस के 13, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास प्रथम जो पद है बच्चों, प्रथम पद हमारे पास आ गया कितना -13 जो a होता है, और सर्वांतर जो हो गया सर्वांतर d आ गया बच्चों यहाँ पर 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों इसका 31वां पद निकालना है। 31वां पद पूछा है ना इसमें क्वेश्चन में, 31वां पद होगा a प्लस 30d, ठीक है। 31वां पद निकालेंगे तो a प्लस 30d होगा। a कितना है हमारे पास माइनस के 13 है, और 30 गुणा d है बच्चों हमारे पास 5। तो -13 प्लस 5 दिया 15 यानी कि 150। अब इसमें से 150 में से हम 13 यहाँ पर घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा बच्चों 137, ठीक है। 137 बच जाएगा, ये हमारा इसका 31वां जो पद पूछा है वो बच्चों आ जाएगा। कोई सा भी पद पूछे जब a और d का मान आ जाता है तो उसकी सहायता से आप किसी का भी योगफल या कोई सा भी पद निकाल सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की घात n का मतलब यहाँ बच्चों 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है प्राकृतिक संख्या। 6 पर अगर हम कोई भी घात लगाएं तो क्या उसमें लास्ट में जो संख्या आएगी उसमें 0 होता है, ये पूछा है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं इसमें कि माना संख्या 6 की पावर n शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होगी, हम ये मान लेते हैं 0 पर समाप्त होगी। यानी कि इसमें जो होगा इकाई का जो अंक आएगा वो 0 आएगा बच्चों, ये पूछा है। जब ये 0 पर समाप्त होगी तो इसलिए क्या होगा कि जो 5 है 6 की पावर जो n है वो 5 से विभाजित होगी, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी।
क्योंकि जिस भी संख्या में बच्चों अगर 0 आता है तो उसमें 5 का भाग अवश्य चला जाएगा। जब ये संख्या 6 की पावर n 5 से विभाज्य है तो इसलिए जो 5 है 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जब क्योंकि विभाज्य होगी संख्या तो 5 जो है 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन अगर हम देखें कि 6 की पावर n जो बराबर है 6 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 3 आएंगे, 2 गुणा 3 की पावर n, तो इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 के तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही है। 2 का n का मतलब है कि 2 पर कुछ भी घात आ जाए, 3 4 5 कुछ भी आ जाए, और 3 पर घात n का मतलब है 3 की पावर, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 कुछ भी आ सकता है। अगर 2 आएगा तो 3 गुणा 3 हो गया, अब 5 आएगा तो 2 3 की गुणा 5 बार हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुण संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जो अपने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि इस संख्या के केवल यही गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। अतः सिद्ध होता है, अतः संख्या जो 6 की पावर n का कोई मतलब अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, इसमें केवल 2 और 3 आए हैं, इसका कोई भी गुणनखंड बच्चों 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो अतः सिद्ध होता है, ठीक है, सिद्ध होता है कि संख्या 6 की पावर n शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 0 आता तो बच्चों 5 इसका एक अभाज्य गुणनखंड अवश्य होता, लेकिन हमने देखा कि 5 इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये बच्चों क्वेश्चन केवल पूरा ही थ्योरिकली है। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर समलंब ABCD, जिसमें AB जो है DC के समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये वाली AB इसके समांतर है और O पर ये विकर्ण AC और BD एक दूसरे को काटते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी कि हमें त्रिभुजों को समरूप दिखाकर ये सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB है समांतर DC के। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों, इसे ही हम लिख देंगे कि ये हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं AOB और दूसरा त्रिभुज है COD। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमारे पास हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है? समरूपता कसौटी का प्रयोग करना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, यानी कि कोण AOB जो है वो बराबर होगा कोण किसके? COD के। तो क्यों बराबर है बच्चों? ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये वाले कोण है कौन से? शीर्ष अभिमुख कोण। और समरूपता प्रूव करने के लिए दो त्रिभुजों में या तो बच्चों उनकी भुजाओं को अनुपातिक दिखा दो, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दीजिए, या कोई भी दो संगत कोण बराबर दिखा दीजिए, तो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो पहला तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये कोण बराबर है। दूसरा देखिए, जब AB जो है हमारी CD के समांतर है, ठीक है, ABCD के समांतर है, तो देखिए ये वाली लाइन से काटती है तो इस तरीका से बन जाएगा जेड की शेप में। ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर हम दिखा देंगे, तो ये हो गया एकांतर कोण जो जेड की शेप में बनता है बच्चों। ठीक है, इस तरीका से। तथा कोण
ये वाले इसका कोण का नाम है ओ बी ए, ठीक है, एंगल ओ बी ए, या आप ए बी ओ भी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा कोण किसके, इस वाले के, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए सी डी ओ, सी डी ओ। तो ये हो जाएंगे बच्चों एकांतर कोण। ये कौन से कोण बनेंगे बच्चों, एकांतर कोण बनेंगे, क्योंकि हम लिख देंगे ए बी जो है समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, कोण कोण समरूपता, क्योंकि हमने यहाँ पर दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया है, ठीक है, दो संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया है इसलिए। अब क्योंकि बच्चों दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती हैं, ठीक है। अब जब अनुपातिक होती हैं तो इस बात को अब यहाँ समझ लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी को अगर हम इसको बच्चों अलग अलग बनाएं तो ये इस प्रकार बनेंगे, ठीक है। दोनों ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिए हैं, समरूप एक दूसरे को प्रूव कर दिए हैं। तो ये वाली भुजा की संगत ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली भुजा इसकी संगत होगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी। तो बच्चों ये बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके संगत होगी, यानी कि ओ बी बटे ओ डी, इनका अनुपात बराबर होगा। अगर हम इसको भी रखते हैं तो ये आ जाएगी ए बी बटे सी डी, लेकिन हमें यही दिखानी है बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर लिख देंगे, तो यही आ जाएगा बच्चों की ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बटे ओ डी के। ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी। तो यहाँ पर लिख देंगे सामने आप, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली बच्चों रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर हमने लिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी कि समान लंबाई वाले दो खंबे यानी स्तंभ लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। बिंदु क्या है, सड़क पर है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों एक तो लैंग्वेज और इसका डायग्राम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चंस के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चे इसके लिए डायग्राम को आप समझ लीजिए। ये हमारी सड़क हो गई, जो हमने लिया है बीसी एक सड़क है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगी सड़क, ठीक है, जो 80 मीटर क्या है, चौड़ी है। इसके दोनों किनारों पर ए बी और सी डी समान लंबाई वाले ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। सड़क पर स्थित बिंदु पी से, ठीक है, इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये डायग्राम होगा। अब आपको क्या करना है कि लैंग्वेज भी इसमें लिख लेनी है। पहले हम पी एक्स को यहाँ एक्स मान लेते हैं, ये पूरा 80 है, तो ये बचेगा बच्चों 80 माइनस एक्स। पूरी सड़क की चौड़ाई 80 है, ये x ले लिया तो ये बच जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको स्वयं ही बच्चों यहाँ पर लिख लेनी है। कैसे लिखनी है, क्वेश्चन से लैंग्वेज लिख लेंगे। तो लैंग्वेज बहुत आसान है। माना ए बी और सी डी समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं जो कि 80 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित बिंदु P से, जिनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 अंश है बच्चों। इस तरीका से आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज है ए बी पी और दूसरा है सी डी पी। तो पहले एक में ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। समकोण त्रिभुज ए बी पी में बच्चों, ठीक है। लैंग्वेज जरूर लिखनी है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 60 अंश है, तो बच्चों हमने ले लिया 10 60 अंश, ठीक है। तो 10 होता है लंब बटे आधार। 60 के लिए लंब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए बी और आधार होगा क्या, बी पी।
अब tan ही क्यों लिया बच्चों, क्योंकि tan होता है लंब बटे आधार, ये कर्ण है और 90 के सामने कर्ण हो गया। कर्ण ना तो हमें दिया है और ना ही हमें ज्ञात करना है, तो हमें वो लेना है जिसमें लंब और आधार का संबंध हो। tan 60 का मान बच्चों √3 होता है। ए बी का मान, खंभे की ऊंचाई हमने h मानी है और ये हमारा हो गया आधार x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों h बराबर आ गया हमारे पास √3x। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये वाला CPD वाला। पुनः समकोण त्रिभुज CPD में, ठीक है, इसमें इसका कोण कितना है, 30 अंश है, तो यहाँ भी tan ले लिए, tan 30 अंश। लंब बटे आधार, इसके लंब ये हो जाएगा बच्चों इसके सामने जो होता है कोण के, तो CD है और आधार हो गया बच्चों आपके पास CP, ठीक है ना। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है। ये मान सभी आपको याद होने चाहिए। तो खंभे की ऊंचाई जो CD है वो h मानी है और ये हमारे पास है बच्चों कितना, 80 - x, इसके लिए जो आधार है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ गया देखिए √3h बराबर 80 - x, ठीक है। √3h बराबर 80 - x हो गया। अब बच्चों देखिए ऊपर हमने जो निकाला है कि h बराबर है √3, तो h का जो मान है उसे आप रख देंगे कितना, √3x, ठीक है। h का मान यहाँ से हमने रख दिया, h बराबर √3x रखने पर समीकरण 1 से हमने h का मान यहाँ पर रख दिया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x हो गया, इसको उधर ले आइए तो माइनस का प्लस हो गया, बराबर 80 हो गया। तो बच्चों ये 4x बराबर 80 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा बच्चों 20 बार, तो x बराबर आ गया हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। अब हमें h और चाहिए, अब इसका मान जो रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण जो 1 है बच्चों वो आपके पास क्या है, वो है कि h बराबर √3x, ठीक है। समीकरण जो 1 है हमारे पास h बराबर √3x है बच्चों, तो h बराबर √3। अब x का मान कितना है, 20 है, तो यानी कि h बराबर हो गया 20√3। तो ये बच्चों क्या आ गया, h आ गया खंबे की ऊंचाई, ठीक है। खंबे की जो ऊंचाई है, दोनों खंबे समान उसके हैं, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 20√3 मीटर। अब खंभों से बच्चों बिंदु की जो दूरी है, पहले बिंदु की दूरी x मानी, x का मान 20 आ गया तो ये 20 मीटर है। अब दूसरे खंबे से दूरी है 80 - x, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो वो आ जाएगी 60 मीटर। तो पहले खंबे की आ जाएगी 20 मीटर और दूसरे खंबे की आ जाएगी बच्चों 80 - 20, यानी कि वो हो जाएगी बच्चों 60 मीटर, ठीक है। पहले खंबे की से बिंदु की दूरी 20 मीटर और दूसरे की हो जाएगी 80 - 20 यानी कि 60 मीटर बच्चों, ठीक है। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। लैंग्वेज बच्चों आपको जरूर लिखनी है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में से ही आपको लिख लेनी है लैंग्वेज तो, ठीक है। छठा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर लिया हमने, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, यहाँ देखिए उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या बराबर है बच्चों। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 है, और अर्धगोले की बच्चों जो त्रिज्या होती है वो उसकी ऊंचाई के ही बराबर होती है, तो इसलिए इसकी जो ऊंचाई है वो भी 3.5 ही हो जाएगी बच्चों अर्धगोले की। कुल ऊंचाई 15.5 है, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो बच जाएगा बच्चों हमारे पास 12, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो हमें 12 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जब बच्चों हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठ चाहिए, दोनों के वक्र पृष्ठ चाहिए, अर्धगोले के भी और शंकु के लिए। अब शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए आपको L चाहिए, यानी कि तिर्यक ऊंचाई,
तिर्यक ऊंचाई होती है बच्चों h का वर्ग प्लस r का वर्ग, ठीक है, शंकु के लिए। अब h कितनी है हमारे पास, 12 है बच्चों, तो 12 का वर्ग, और r कितना है 3.5। अब बच्चों 3.5 को हम 7/2 भी तो लिख सकते हैं। 7 में अगर 2 का भाग देंगे तो 3.5 ही आएगा, तो हम इसको यहाँ 7/2 लिख देते हैं, 7/2 का वर्ग, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। 12 का वर्ग 144 हो गया, 7 का वर्ग हो गया बच्चों 49, और ये आ गया 4। इसको इसमें जोड़ना है, 4 एलसीएम आ गया, 4 चौक 16, 14 चौक 56 और 1 57, 576 प्लस 49। इसको अगर हम बच्चों प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 576 और 49 625, ये हो जाएगा 625/4, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट वर्गमूल आपको पता है 25 है, सभी को पता है, बहुत आसान है। तो और 4 का आ गया 2, ठीक है, तो 25 में 2 का भाग दे दिए तो ये हो गया बच्चों 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है 12.5 होगी। अब खिलौने का हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ, जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है बच्चों 2πr², अर्धगोले का, ठीक है, और शंकु का हो जाएगा πrl। दोनों की त्रिज्याएं तो बराबर है, तो बच्चों यहाँ पर हम 2π, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर नहीं, 2 तो नहीं आएगा, πr कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ बचेगा 2r और यहाँ बच जाएगा l, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या का मान 3.5 रख दीजिए, या बच्चों 7/2 रख दीजिए, 2 गुणा r का मान 7/2, और l आपके पास आया है 12.5, ठीक है। 7 से देखो 7 कैंसिल हो गया, 2 से हो जाएगा 11 बार, तो यहाँ आ गया 11 गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बच्चों 7 प्लस 12.5, तो 11 गुणा, अब इन्हें जोड़ेंगे 12 और 7 19.5 ये हो जाएगा। अब 11 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 11 से आप गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी इकाई वर्ग में बच्चों होगी, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 6 प्रश्नों को रखा है, और आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको भी पसंद आए होंगे, कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में आपको जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।